कभी भी आप लोगों की बात नहीं टाली। आज जब हम अपनी पसंद से शादी करना चाहते तो आप लोगों को ऐतराज क्यों? और वैसे भी आप लोग तो हमारे शादी करने से रहे। हमको आईना दिखाने से पहले ना इधर आ। देख देख अपने आप को, शकल देख अपनी। बता किसके हाथ मर दी इस कंचन सिकाया को? ना शकल ना सूरतिया, बना दो हमको दुल्हनिया। और वो जो लट्टू हुआ फिर रहा है ना तेरे पीछे, अंगूर की बेल की तरह चिपका पड़ा है, अरे वो कोई बहरूपिया है। चाहे कोई कितना भी बदसूरत क्यों ना हो, लेकिन एक माँ के लिए उसके बच्चे कभी बदसूरत नहीं होते, ऐसा कहता है अनमोल। और वो ये भी कहता है कि मैं जो हूँ, जैसे भी हूँ, मैं जैसे भी दिखती हूँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं। और आप लोग चुप कर लड़की, आँख की शर्म बेच खाई है। अरे मुँह से निकलने की उम्र में अगर तूने ये भ्रम पाला होता ना, तो हम तेरे इस भ्रम पे विश्वास कर लेते। 30 साल की ठूठ हो गई है और कम सीनों की तरह बात कर रही है। और तू बोल रही थी ना कि उसके माता पिता तुझे बहू बनाने के खिलाफ है। शादी के बाद तुझे छोड़ के भाग गया तो? अरे तो क्या, पेट फुलाए अपनी किस्मत को रोती फिरेगी और मुंह दलेगी हमारी छाती पे। ऐसा नहीं है अनमोल, आप लोग जैसा सोच रहे हो। लड़की पागल हो गई है तू। अरे अपनी खोपड़िया का कचो इस्तेमाल कर ले, नौकरी पेशे वाली लड़की है। अरे उसकी नजर तेरी तनख्वाह पे है। वो हमसे ज्यादा कमाते हैं माँ, और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर चाहूँ तो शादी के बाद मैं जॉब छोड़ दूँ। अरे बिटिया रानी, जॉब को छोड़ेगी तू? हाँ, अरे तूने छोड़ दी जॉब तो हमारा का भाई? हाँ, और ये घर कैसे चलेगा? सोच ना जरा। तो आप लोगों को हमारी शादी की कोई फिक्र नहीं है। फिक्र सिर्फ इस बात की है कि अगर हम विदा हो गए तो आप लोग हमारी तनख्वाह से हाथ धो बैठोगे। हम आपके लिए बेटी नहीं है, सिर्फ एक बंधुआ है। जो हंसे या रोए उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ आपके लिए कमाते रहे, है ना? अरे क्या हुआ हमारी बहना को? आप लोग कुछ कहे क्या? नहीं बिटवा, हम ऐसे ही खिसियाते रहोगे ना तो एक दिन हमेशा के लिए अलविदा बोल के चली जाएंगी, फिर बैठे रहना यहाँ और उनकी कमाई खाएंगे उनको ससुराल वाले। बहन बेटियां कांच होती हैं, कांच, जरा नजाकत से संभाला जाता है। बड़े बूढ़े जो सिखा के गए एकदम भूल गए ना। वो बड़ बोले, तो जवान खोपड़ी में कोई अंकुर फूट रहा है तो मुंह से फूटो। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। माता पिता और संतान का रिश्ता किसी लेन देन के तराजू में नहीं तोला जा सकता, क्योंकि ना तो संतान कभी अपने माता पिता का कर्ज चुका सकती है और ना ही माता पिता अपना दायित्व किसी एहसान की तरह से निभाते हैं। लेकिन अगर इस रिश्ते में निजी स्वार्थ हावी हो जाए तो नुकसान इसी रिश्ते को भुगतना पड़ता है। बहन बेटी की शादी की चिंता हर माता पिता और भाई को होती है, लेकिन माधुरी के माता पिता और भाई इस चिंता से ग्रसित थे कि अगर माधुरी की शादी हो गई तो उनकी आर्थिक समस्याएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि सभी माधुरी की कमाई पर निर्भर थे। कम सुंदर होने को अपनी शादी ना होने की वजह समझने वाली माधुरी ने अब अपनी पसंद का जीवन साथी ढूंढ लिया था, और उसी के साथ शादी करने का उसका अड़ियल रवैया माधुरी के परिवार के गले की हड्डी बन चुका था। और लालची इंसान अपनी मजबूरी में भी फायदा उठाने की सोचता है, और यही वजह थी कि करीबी रिश्ते साजिशों का खेल खेलने की फिराक में थे। आज से आप कानूनन पति पत्नी हैं। अरे ऐसे कैसे पति पत्नी है? हाँ, पहले सिंदूर तो डालो हमारी बिटिया की मांग में। हाँ? अच्छा, अब हमें इजाजत दीजिए। अच्छा बेटा, बस खुश रहो। अरे जी जी, फोटो तो रह गई। ले ले। सब सामान ले लिया ना? हाँ, और छूट भी गया है तो कभी भी जाके ले आएंगे। हम अपनों से सिर्फ विदा हुए हैं, उनसे पराये नहीं। अरे अब तो ये पराया धन हमारा हो चुका है। कुछ दिनों के लिए अब तुम्हें इतनी सी दूर भी नहीं जाने देंगे। वैसे आपके माता पिता, उनसे पहले मिल लेते तो? अभी नहीं,
कुछ राज समय के साथ ही सामने आते हैं तो अच्छा होता है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, वो तुम्हें जरूर अपनाएंगे। अरे यहाँ तो ताला लगा हुआ है, अब क्या करें? महेश बेटा तू दोबारा फोन लगा। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं अरे क्या वो हुआ? इस समय स्विच ऑफ है। फोन लग नहीं रहा। अनमोल को लगा ना? हाँ आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। नहीं लग रहा। शादी कब हुई तू दोनों? सब 5 दिन हो गया। हमारी माधुरी अनमोल जी से बहुत प्रेम करती है। अरे उसकी वजह से तो हमने जात पात की भी परवाह नहीं की, लेकिन जब से शादी हुई है जाने वो लड़का हमारी बिटिया को लेके कहाँ गायब हो गया। आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी? शादी वाले दिन कोर्ट में। हाँ साहब, हमारी बिटिया हमको बोली थी कि अम्मा हम पहुँचते ही आपको फोन करेंगे। अरे फोन ही नहीं आया। तो साहब हम तो यही समझे कि नई नई शादी हुई है तो माँ बाप कहाँ से याद आएंगे। फिर 2 दिन बाद हमने खुद ही फोन लगाया था, पर 3 दिन से ना माधुरी फोन लग रहा है और ना अनमोल का। घर गए तो ताला। अनमोल के माता पिता या कोई परिवार वाला? अनमोल के माता पिता इस शादी से ना खुश नहीं थे, तो कोर्ट में तो आए नहीं। अब हम तो देखे ही नहीं है उनके माता पिता को। इलाहाबाद के कट्टर ब्राह्मण हैं वो, बस इतना ही जानते हैं उनके परिवार के बारे में। सर हमें तो ये भी नहीं मालूम कि उसका नाम अनमोल था। उसकी यहाँ पे किसी के साथ बोलचाल भी नहीं थी। बीवी कहाँ थी उसकी? वो तो अकेले रहता था। इस मकान का मालिक दिल्ली में रहता है। राजेश भाई ने ये मकान किराए पे दिया हुआ है और राजेश भाई एक ब्रोकर है। हाँ साहब, मैंने ही दिलाया था साहब 2 महीने पहले घर अनमोल को किराए पे। साहब वो बोला उसके गांव का आईडी खो गया है साहब, थोड़े दिन में आके दे जाएगा। 6 महीनों से वो वहाँ किराए पे रह रहा था, वो भी बिना पुलिस एनओसी। गलती हो गया साहब, माफ कर दो साहब। अभी विवेक तुम मैरिज रजिस्ट्रार से पता करो वहाँ उसने क्या एड्रेस दिया है। यस सर। ये तो वही एड्रेस है जहाँ वो किराए पे रहता था। अपने नेटिव प्लेस यानी इलाहाबाद का कोई एड्रेस प्रूफ दिया था उसने? जी नहीं सर, रजिस्ट्रार ऑफिस से कुछ नहीं मिला। उसने अपना इलाहाबाद वाला एड्रेस वहाँ पे नहीं दिया था। माधुरी और अनमोल के कॉल रिकॉर्ड्स दोनों के फोन शादी वाले दिन के 3 बजे से स्विच ऑफ है। और सर सबसे हैरानी वाली बात ये, अनमोल अपने फोन से सिर्फ माधुरी को ही कॉल करता था। अनमोल के बारे में यहाँ कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन माधुरी इसी शहर की है। उसके दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार सबसे बात करो, शायद हमें कोई क्लू मिल जाए। कहते हैं कि शादी के बाद इंसान की जिंदगी बदल जाती है, लेकिन ये शादी माधुरी की जिंदगी में क्या बदलाव लाई इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता था। और अंदाजे हकीकत की परछाई भी हो सकते हैं और झूठ की तस्वीर भी। असलियत तो सिर्फ माधुरी ही जानती थी, लेकिन उसको बयां करने के लिए वो थी नहीं, और ना ही अनमोल, जिसके साथ माधुरी अपनी शादीशुदा जिंदगी का ये रहस्यपूर्ण सफर तय कर रही थी। लेकिन माधुरी की शादी से पहले की जिंदगी भी कम रहस्यपूर्ण नहीं थी, जिसका खुलासा करना पुलिस की तहकीकात का पहला पड़ाव था। सर माधुरी अनमोल से प्यार करती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि उन दोनों की शादी हो। हम क्या है अनमोल जी के आगे, फिर भी वो हमें बहुत पसंद करते। उनके लिए हमारा लुक कोई मैटर नहीं करता। लेकिन हमारे घर वाले मेरी शादी अनमोल के साथ ना होने के बहाने ढूंढते रहते। आई नो तू बहुत हर्ट हुई है उनसे, लेकिन अनमोल और तू दोनों अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, और हमारे समाज में ये एक बहुत बड़ा इशू है। पेरेंट्स को हमारे इंटरकास्ट मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं। उनको इस बात की प्रॉब्लम है कि अगर हमने अनमोल के साथ शादी कर ली तो उनका खर्चा कैसे चलेगा। उनको हमारी खुशियों की कोई परवाह नहीं है। उनको सिर्फ मतलब है हमारे सैलरी से। ये माधुरी और अनमोल मिले कैसे? सर फ्रेंड्स बुक पर। माधुरी आज लंच नहीं करना क्या? ओहो मैं तो भूल ही गई, आजकल तो तेरी भूख प्यास उड़ी गई है। धत, तू जा, मैं 10 मिनट में आती हूँ। अच्छा सर मुझे ये तो नहीं पता कि अनमोल कैसा था,
लेकिन हाँ, माधुरी सच में उसको बहुत प्यार करती थी। सर, इन दोनों ने अपना अकाउंट 28 दिसंबर 2013 को दिन में 3 बजे के बाद डीएक्टिवेट कर दिया था। ठीक उसी दिन दोनों ने शादी की थी और उसी दिन से दोनों का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। माधुरी की फ्रेंड के मुताबिक माधुरी के माता पिता इस शादी से खुश नहीं थे, क्योंकि माधुरी उनका बैंक बैलेंस थी। अगर इसके पीछे वो लोग हैं तो फिर ये अनमोल किस खेत की मूली है? और अगर वो माधुरी को शादी के बाद अपने किराए वाले घर पर नहीं ले गया तो माधुरी के समेत गायब कहाँ हुआ? खुद गायब हुआ या किसी के इशारे पर हुआ? हमें माधुरी के मोहल्ले में फिर से जाना होगा। सर, माधुरी का बाप 10 साल पहले ही बेरोजगार हो गया। उसके बेटे ने कभी काम करने की नहीं सोची। बेचारी माधुरी 18 साल की उम्र से ही काम करने लगी इन निखट्टुओं को खाना खिलाने के लिए, और इनको कभी इस बेचारी पर तरस नहीं आया। ये मुफ्त में मेरा राशन खाते रहे और पैसे बेचारी माधुरी चुकाती रही। भैया, ये फेयरनेस क्रीम, परफ्यूम, हेयर जेल, घी, बादाम, ये सब हमने कब लिया? फेयरनेस क्रीम, फेस वॉश और जेल तुम्हारा भाई, और घी बादाम तुम्हारे पापा ले गए। भैया, फिलहाल आप इतना ही रख लीजिए, बाकी का मैं अगले महीने चुका दूंगी। माधुरी देखने में सुंदर नहीं थी साहब, पर दिल की बहुत अच्छी थी। उसकी शादी से 6-7 साल पहले ही हो जानी चाहिए थी, पर करने वालों की नीयत कहाँ थी उसका घर बसाने की। मंजुला बहन, माधुरी की उम्र हो गई है शादी की, उसकी शादी नहीं करोगी? अरे बहन जी, हमारा बस चले तो आज के आज लड़की के हाथ पीले कर दे। अरे लेकिन कोई पसंद तो करे उसको। अब सच तो ये है कि हम कोई धन्नो सेठ तो है नहीं कि मोटा सा दहेज दे के अपना एक खोटा सिक्का चला ले। एक अच्छा लड़का है, ठीक ठाक कमा भी लेता है, उनकी कोई मांग भी नहीं है। तुम कहो तो बात चला। नहीं नहीं, हमारा मतलब कहने का ये है कि दरअसल ना माधुरी शादी करना ही नहीं चाहती है। अरे जब उससे ब्याह की बात करो नट जाती है। बता। फिर एक दिन हम माधुरी से मिले। माधुरी, अरे कैसी है आप? अच्छी हूँ। एक बात बता, तू अपनी माँ के लिए रिश्ते क्यों ठुकरा देती है? देख बेटा, सपनों से घर नहीं बनता, समय रहते शादी कर ले, वरना कोई लड़का हाथ नहीं मिलेगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसी क्यों बोल रही हो? तेरी माँ तो हमेशा यही कहती है जब भी मैं उसके पास रिश्ता लेकर जाती हूँ। फिर पता नहीं माधुरी के घर में क्या बवाल मचा कि उसका भाई महेश मुझे धमकी देने आ गया। दीदी के मन में हमारे खिलाफ जहर भरना बंद कर दो, वरना तुम्हारे घर में नेवला छोड़ देंगे। सामान उठा के ना भागना पड़ जाएगा, याद रखना। बेटी की कमाई के लालच में अगर उसके अपने ही उसका घर न बसने दे साहब, ऐसे लीचड़ लोग हैं वो। साहब, महेश बड़ा किस्मत वाला है साहब, जो उसको माधुरी जैसी बहन मिली। उसका बहुत ख्याल रखती है वो। उसके बर्थडे पे उसको बाइक गिफ्ट किया था। माधुरी की शादी से पहले उसके घर वालों की हरकतों में ऐसा कुछ नोटिस किया तुम लोगों ने जो अजीब लगा हो? हाँ साहब, माधुरी दीदी की शादी से पहले महेश के ठाट बदल गए थे। मतलब वो कैसे? उन दिनों महेश खूब पैसे उड़ा रहा था साहब। अब बहन की शादी के टाइम कोई फिजूल खर्चा करता है क्या? उल्टा उसने तो हमारा 6 महीने पुराना उधार भी चुका दिया था, 10,000 रुपये। हम मानते हैं साहब, हम बदनसीब अपनी बेटी की कमाई खा रहे थे, पर उसे पालने पोसने में हमने अपना खून पसीना एक कर दिया है। अब अगर वो अपना फर्ज निभा रही है तो इसमें गलत क्या है? फर्ज जब मजबूरी बन जाए तो निभाना भारी पड़ता है। माधुरी की शादी कराने का फर्ज भी तुम लोगों पर भारी पड़ने वाला था, क्योंकि माधुरी के अलावा घर में कोई कमाता नहीं था। कुछ कमाता नहीं, तू फिर भी अपने दोस्त के 10,000 रुपये चुका दिए। साहब, वो पैसे हमें हमारी बहन ने दिए थे, वो हमें परेशान नहीं देख सकती ना, इसलिए। परेशान तो खुद माधुरी थी तुम लोगों से। अनमोल से शादी करा के तुमने उससे पीछा छोड़ाने की सोची, लेकिन उसकी खुशी तुम्हें कहाँ रास आती? इसीलिए तुम सब ने मिलकर उसे मरवा दिया, है ना? ये क्या कह रहे हैं साहब आप? हम दोनों माधुरी के माई बाप हैं, हम अपनी बिटिया को क्यों मरवाएंगे? सच खुद तेरी जबान पे आ गया। हमने पूछा कि बेटी दामाद को अगवा किया और तुमने उसके मरने की बात कह दी। नहीं 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 साहब, आप गलत समझ रहे हैं। घबराहट में इसके मुंह से निकल गया है। मुंह से वही निकलता है जो दिल में होता है। बोलो, माधुरी कहाँ है? हमारा दिल जानता है हम अपनी बहन से कितना प्यार करते हैं।
आप हम पर लांछन लगा रहे साहब। लांछन नहीं, शक। गेहूं के साथ घुन भी तो पिसता है। माधुरी के साथ अनमोल भी तुम्हारा शिकार बन गया है ना? माधुरी के गायब होने में अनमोल का ही हाथ है। आप उसे पकड़ नहीं पा रहे और हमें परेशान कर रहे हैं। ज्यादा नाटक मत कर, समझा? नहीं तो हलक में उंगली डाल के सच निकलवा दूंगा। देखिए, आप चाहें तो हमें मार लें, पर ऐसा घिनौना आरोप हम पे न लगाएं। साहब, हम मानते हैं कि हमने अपनी बिटिया को कभी कोई सुख नहीं दिया, पर उसके गायब होने में हम लोगन का कोई हाथ नहीं है साहब। साहब, हम सच में नहीं जानते अनमोल हमारी बहन को कहाँ लेके गया। हम कसम खा के कह रहे हैं साहब। सच क्या है जल्दी ही सामने आ जाएगा। उसके बाद ये मगरमच्छ के आंसू नहीं, खून के आंसू रहोगे तुम लोग। ये तो साफ है कि माधुरी के घर वाले नहीं चाहते थे कि माधुरी किसी से भी शादी करे, लेकिन उसको मारने से उनका पर्पस सॉल्व नहीं होता, क्योंकि उससे फायदा वो सिर्फ उसके जीते जी उठा सकते थे। सर, उन्होंने जरूर माधुरी और अनमोल को किडनैप करके रखा होगा और डाइवोर्स देने के लिए फोर्स कर रहे होंगे। इनकी चमड़ी उधेड़ेंगे तब सच उगलेंगे। फिलहाल इन मोटी चमड़ी वालों पर नजर रखो, हो सकता है ये माधुरी और अनमोल से मिले। सर, माधुरी का गायब होना उसके लालची परिवार के किस लालच की पूर्ति कर रहा था? माधुरी और अनमोल की शादी के खिलाफ होने के बावजूद भी उसके परिवार ने ऐसा क्या फायदा देखा कि उन्होंने इस शादी को रजामंदी दे दी? माधुरी के गायब होने में उसके पति अनमोल की क्या भूमिका थी? पुलिस की जांच घूम फिर कर इन्हीं सवालों में उलझी हुई थी, लेकिन माधुरी के गायब होने का रहस्य ऐसे कई और सवाल खड़े करने वाला था जिसकी कल्पना भी पुलिस ने नहीं की थी। सर, ये रहा माधुरी के बीमा का कागज और ये उसके प्रत्याशी यानी हमारा प्रमाण पत्र। बताइए, हमको बीमा का पैसा कब तक मिलेगा? अरे भैया, आपके प्रमाण पत्र से पहले माधुरी का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। बोले तो थे आपको। सिर्फ आपके ये कहने से कि माधुरी मर गई ये प्रमाणित नहीं होता भाई। सर, माधुरी का बाप उसका बीमा क्लेम करने आया है। कह रहा है कि माधुरी मर गई है। पहले ही कहे थे कि मत शादी कराओ दोनों की, हैं? तब तो सुने नहीं हमारी, अपने साथ साथ हमारे पैर पे भी कुल्हाड़ी मार ली। अब एक दूसरे की खाल खींचने से कुछ ना होगा। माधुरी के मृत्यु प्रमाण पत्र का क्या किया जाए ये सोचो। बिना उसके बीमा का पैसा नहीं मिलेगा। अपने लाडले की जवान खोपड़िया का इस्तेमाल करो। तो हार तो सठिया आ गई है? अभी तक उसी की सुनते आए ना, क्या नतीजा हुआ बताइए? हमारा तो जी कर रहा है कि उसकी खोपड़ी खोल दे। बोल रहा था कि माधुरी अनमोल की शादी करा दो, हम सब संभाल लेंगे। का संभाल लिया खाक? जे अक्कल आई है। ये देख, एक तो लेके अब बताओ हमें कितने में तोलोगे? ये चेन तो तेरी दीदी की है ना? तुम आम खाओ ना, गुठलियां कोई गिनती हो। और वैसे भी जब दीदी नहीं है तो उनकी सारी चीज तुम्हारी होगी ना। सर, हमें तो लग रहा है कि जब ये लोग अनमोल और माधुरी को शादी करने से रोक नहीं पाए तो उसे मार के उसके बीमा का पैसा खाने की सोची और शादी होने दी, ताकि सारा इल्जाम अनमोल पे आ जाए। तुम कहना चाह रहे हो कि माधुरी का मर्डर हो चुका है और अनमोल अपने आप को बचाने के लिए भाग गया। अगर ऐसा होता तो हमें माधुरी की लाश जरूर मिलती, लेकिन यहाँ कहानी कुछ और है। माधुरी की शादी माधुरी के माता पिता की मर्जी से नहीं, बल्कि महेश की रजामंदी से हुई। अब सवाल यह है कि महेश क्यों चाहता था कि अनमोल और माधुरी की शादी हो। इस महेश का बैकग्राउंड खंगालो, पता करो कि जीजा साला बनने से पहले महेश और अनमोल का रिश्ता क्या था। सर, हाँ साहब, मैंने इसे महेश के साथ देखा था। दोनों में 36 का आंकड़ा था। यार आज बियर नहीं, आज रम पी जाएगी समझ में? बियर। उठ साले, मेरी बहन का पीछा करता है साले। अरे क्या लगा रखा? पकड़ो इनको। अरे संभालो, अरे छुड़ाओ इन लोगों को। साले मेरी बहन का पीछा छोड़ दे, काट डालूंगा। छोड़ साला, तो तुम मेरा बनेगा, देख लेना। फिर एकाएक दोनों दोस्त बन गए। दोस्त? हाँ साहब, पता नहीं क्या समझौता हुआ दोनों के बीच में। साले तुझे मरने का शौक है जो फिर से आ गया? हम यहाँ झगड़ा करने नहीं आए, सुलह करने आए।
ये तो नहीं पता साहब इन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई। बस ये देखा था कि इस लड़के ने महेश को कुछ पैसे दिए थे। पहले मारपीट, फिर यारी दोस्ती, उसके बाद रिश्तेदारी। क्या चक्कर चल रहा था तेरा अनमोल के साथ? चक्कर? कैसा चक्कर साहब? साहब आप सही समझे साहब। मेरा और अनमोल का रिश्ता झगड़े से शुरू हुआ था। वो हमारी बहन माधुरी का पीछा करता था साहब। देख रहे हो भैया, दीदी का दीवाना। मेरी बहन का पीछा करता है? कौन क्या कर लेगा बे? साला तो तू मेरा बनेगा, देख लेना। उसकी धमकी धीरे धीरे सच होने लगी थी साहब। माधुरी बोलने लगी थी कि शादी करेगी तो अनमोल से ही करेगी। 30 साल की उम्र तक किसी लड़के ने घास नहीं डाली तो प्यार में अंधी हो गए थे। और अनमोल ने तुझे गूंगा बना दिया पैसा देकर। हम तुम्हारी बहन माधुरी से सच्चा प्यार करते हैं, और वो भी हमसे। अब तक तो तुम जान ही गए होगे। देखो, हम जानते हैं कि तुम्हारे परिवार में माधुरी की कितनी अहमियत है, पर तुम हमारी शादी उससे होने दो। अब तक माधुरी जो भी तुम्हारे परिवार के लिए करती आई है, हम उसमें उसका पूरा साथ देंगे। अब एक मिनट, ये रखो। अब जाके अपने माता पिता से हमें अपना जीजा बनाने की सिफारिश करो। थोड़े से पैसों के लिए तूने अपनी बहन को भाड़ में झोंक दिया। तूने उसकी शादी नहीं, सौदा किया, बेच दिया उसको। ऐसा मत बोलो साहब, भाई है उसका। अनमोल हमें पैसा देता था, लेकिन हमको लगा वो अच्छा आदमी है, हमारी बहन का ख्याल रखेगा। पैसे देने वाला तो अच्छा ही लगेगा ना तुम जैसे लालचियों को। हम लालची जरूर हो सकते हैं, लेकिन इतने गिरे हुए नहीं कि अपने खुद के जने बिटिया को मरवा डाले। मार नहीं सकते थे तो उसके बीमे के पैसे वसूलने की क्या जल्दी थी? हमारे पास एक ढेला नहीं है और माधुरी का भी कोई पता नहीं। ऐसे में हम क्या करते? कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। मतलब आप लोग नहीं जानते थे कि अनमोल ने आपकी हामी भरवाने के लिए महेश का इस्तेमाल किया, उसे खूब पैसे दिए? नहीं साहब, हम नहीं जानते थे कि हमारा पाला हुआ ही हमको डस रहा है। जहर तुम सब में भरा है, तुम सब माधुरी के दुश्मन हो। पता नहीं अब वो जिंदा भी होगी कि नहीं। दोनों में नॉर्मल चैटिंग होती थी, लविंग कपल्स टाइप। इन दोनों के अकाउंट में कितने फॉलोअर्स थे? और कोई ऐसा है जो सस्पिशियस लगे? एक सुधा नाम की लेडी है जो अनमोल को बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती थी, लेकिन वो डिनाई करता था। ये देखिए सर, उसका एक मैसेज, ये सेकंड वाला। हाय मनीष, हमसे बात क्यों नहीं करते? आजकल कहाँ हो? जल्दी वापस आ जाओ। ये सुधा अनमोल को मनीष क्यों कह रही है? हमें इस सुधा तक पहुंचना होगा। जी, हमारा नाम ही सुधा है। इसे जानती हो? नहीं। इसे तो जानती होगी। हाँ, ये मनीष जी हैं, हमारे पति। ये तुम्हारा पति है? हाँ, पिछले 6 महीने से हम इनकी तलाश कर रहे हैं। आप कहीं जा रहे हैं जी? और उस दिन के बाद वो आज तक लौट के नहीं आए। क्या वो तुम्हें हमेशा पीटा करता था? नहीं सर, पर उन्हें गुस्सा बहुत आता था। कुछ बात तो थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। कौन सी बात? उन्होंने कभी कुछ बताया नहीं, लेकिन अक्सर नींद में कुछ बड़बड़ाया करते थे। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़। क्या हुआ? हम कई महीनों से उनकी तलाश में थे। फिर एक दिन अचानक हमने उनकी फोटो सोशल नेटवर्किंग साइट पर देखी। हमने उनको कई सारे मैसेज भी किए, पर उनका कोई जवाब नहीं आया। उसे कोई दिमागी बीमारी थी? नहीं, पर अचानक से उनका मूड चेंज हो जाता था और इतना गुस्सा आता था कि अपना आपा खो बैठते थे।
मैं आता हूँ थोड़ी देर। और गुस्से में इतने पागल हो जाते थे कि किसी की भी जान ले सकते थे। मनीष के माता पिता? पिता का देहांत तो उनके बचपन में ही हो गया था और उनकी माताजी से उन्होंने हमें कभी मिलवाया नहीं, बस इतना बताया कि वो विकासपुर में कहीं रहती हैं। मनीष उसी वक्त सुधा को छोड़कर गया था जब सोशल नेटवर्किंग साइट पर अनमोल का अकाउंट क्रिएट हुआ था। इस औरत की कहानी क्रॉस वेरीफाई करो। इस मनीष और अनमोल की दोहरी शख्सियत की पहचान ही हमें माधुरी तक ले जा सकती है। एक ही शक्ल के दो आदमी या फिर दो नाम रखने वाला कोई बहरूपिया। अनमोल उर्फ मनीष की इस दोहरी पहचान के पीछे क्या राज था? और अगर इस दोहरी पहचान के पीछे वजह माधुरी थी तो फिर अनमोल का मकसद क्या था? क्योंकि माधुरी से शादी करने के बाद अनमोल उसे हासिल तो कर ही चुका था, फिर दोनों को इस तरह से गायब होने की क्या जरूरत थी? क्या इसके पीछे कोई और बड़ा मकसद था? यह जानना बेहद जरूरी था, इसलिए पुलिस ने मनीष से जुड़ी हर बात की तह तक जाना शुरू कर दिया। सर, विकासपुर नाम का गांव कटनी के आसपास किसी भी तहसील में नहीं है। इसका मतलब मनीष ने सुधा से भी झूठ बोला। सर, मनीष यादव के बैंक स्टेटमेंट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। सर, ये मनीष यादव तरिया गांव के किसी सहकारी बैंक से हीरा देवी नाम की औरत को पैसे ट्रांसफर किया करता है। और सर 6 महीने पहले किसी सतीश यादव ने बहरीन के अकाउंट से मनीष यादव के अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कराए। मनीष यादव, सतीश यादव और ये हीरा देवी यादव, पता करो इन 3 यादवों के बीच में कनेक्शन क्या है। सतीश और मनीष हमारे बेटे हैं। सतीश हमारा बड़ा बेटा और मनीष छोटा बेटा। ये दोनों आपको हर महीने पैसे भेजते हैं? हाँ, हम माँ हैं उनकी। आपके ये दोनों बेटे आजकल है कहाँ? सतीश तो सालों पहले विदेश चला गया है और मनीष तो कटनी में कहीं नौकरी कर रहा है। इसे जानती हैं आप? नहीं साहब। इस मनीष का अनमोल बनके माधुरी की जिंदगी में आने का कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। मनीष के परिवार की पूरी हिस्ट्री निकलवाओ और माधुरी के पेरेंट्स को बुलवाओ, शायद वो इनके बारे में कुछ ना कुछ जानते हो। हाँ, हम जानते हैं हीरा देवी को। वो हमारे ही गांव की थी। कुछ 15-18 साल पहले गांव वालों ने उसे गांव के बाहर निकाल दिया था। क्यों? हीरा देवी के पति ने जबरन कुछ गरीब गांव वालों की जमीनें हड़प ली थी। गुस्साए गांव वालों ने उसे इतना मारा कि वो मर गया। फिर गांव वालों ने हीरा देवी और उसके बच्चों को भी गांव से बाहर निकाल दिया। उस वक्त मेरे पिता पंच प्रमुख हुआ करते थे। पिछले साल उनका भी देहांत हो गया। फिर हमने वहां की जमीन जायदाद बेच के ये घर ले लिया था। और उसी के बाद अनमोल माधुरी की जिंदगी में आया? हाँ, कुछ महीने बाद ही। सर, मनीष का भाई सतीश इंडिया में ही है। मैंने पासपोर्ट ऑफिस में पता किया। सतीश उसी वक्त इंडिया आ गया था जिस दौरान मनीष उर्फ अनमोल का माधुरी से चक्कर चल रहा था। मतलब वो भी अपने भाई के साथ मिला हुआ है। हीरा देवी के घर पर चौकसी बढ़ा दो, हो सकता है ये दोनों बेटे अपनी माँ से मिलते हों। हेलो माँ, हमें बचा लो। माँ, हमें बचा लो। माधुरी, अरे कहाँ हुआ बेटिया? कहाँ है तू? सर, माधुरी ने इसी लोकेशन से फोन किया था। हमें माधुरी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा विवेक। ऐसी कौन सी जगह छिपे थे कि ना किसी ने माधुरी को देखा और ना ही इस अनमोल उर्फ मनीष को? हम जानते हैं हीरा देवी को। वो हमारे ही गांव की थी। 15-18 साल पहले गांव वालों ने उसे गांव के बाहर निकाल दिया था। हेलो शांताराम, जल्दी से बताओ, गांव से निकाले जाने के बाद हीरा देवी और उसके बच्चे अमरपुर के पास किसी जंगल में रहते? साहब, वो लोग खड़िया जंगल में रहते थे। शायद यही है। आसपास देखो।
माधुरी को किडनैप करके यहीं रखा गया था। वो नंबर पता करो जिससे माधुरी ने फोन किया था, तुरंत सर्वेलेंस पर डालो। सर वो फोन मनीष के नाम पर रजिस्टर्ड है, जहां वो सुधा के साथ रहता था, पर कल से वो फोन बंद है सर। मुझे नहीं लगता वो फोन ऑन करेगा। सर अभी राजू खबरी का फोन आया था, उसने मनीष को एक अंडे की स्टॉल पे देखा है, यहीं पास में है। बोल कहाँ है माधुरी, बोल। बहुत मोटी चमड़ी है ना तेरी, मैं भी देखता हूं कब तक नहीं बोलता। मार डाला हमने माधुरी को। क्यों मारा, बोल। किसका खानदान, हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे भाई का दोषी है। उसके दादा ने हमारे पिता की जान ली थी। उसके दादा ने नहीं, गांव वालों ने तुम्हारे पिता की जान ली थी, क्योंकि वो गरीबों की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। अरे कब्जा तो माधुरी के दादा को हमारी जमीन पे करना था, इसीलिए उसने हमारे पिता को फंसाया और उनको मौत का फरमान सुना दिया। इस दगाबाज को तब तक मारो जब तक ये मर न जाए। हमारे पिता तड़प तड़प कर मर गए और उस सरफिरे सरपंच ने हमारी माँ और हमें गांव से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। हम अपने पिता का क्रियाकर्म तक नहीं कर पाए, हम चैन से जी नहीं पा रहे थे। हमें लगा कि हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हमारे पिता की आत्मा को शांति मिल सके। जब उस सरफिरे सरपंच ने हमारी कब्जा की हुई जमीन की बिक्री की, तब हमें उसकी नस्ल का पता चला। हमें देखा कि उसका पूरा परिवार माधुरी की कमाई पे जी रहा है। बस तभी हमने माधुरी को उससे छीनने की ठान ली। पहले हमने माधुरी को प्यार के जाल में फंसाया, फिर शादी करने के लिए उसके भाई को पैसों का झांसा दिया और शादी करके उसे हम वहीं ले गए जहां हम अपने गांव से बेघर होके गए थे। अनमोल, ये कहाँ आ गए हम? अनमोल, अनमोल क्या कर रहे हो? अनमोल छोड़ो मुझे। हम नहीं मानते किसी कानून वानून को। तब कहाँ था आपका कानून? जब हमारे पिता को पीट पीट कर मार दिया गया था, तब कहाँ थे आप? जब उस सरफिरे सरपंच ने हमारे पिता को मौत का फरमान सुनाया। अगर तूने माधुरी को मार दिया था तो जंगल में हमें उसकी लाश क्यों नहीं मिली? तेरे भाई ने उसे किडनैप करके रखा है ना? बोल कहाँ है माधुरी? माधुरी को हमने मार दिया, उसकी लाश कौन जानवर खा गया हमें नहीं पता। और हमारे भाई साहब तो कल ही बाहर निकल चुके हैं। आपको पकड़ना है तो जाके पकड़ लीजिए वहां। माधुरी जिंदा है और उसका भाई भी इंडिया में है, ये हमसे झूठ बोल रहा है। हेलो मनीष, माधुरी तुम ठीक हो? चल। माधुरी, माधुरी बिटिया कैसी? बिटिया अपने माँ को माफ कर देना, बहुत गलती हुई हमसे। नहीं माँ, हम ही गलत थे। आपने सही कहा था, हम जैसी बदसूरत लड़की से बिना मतलब का कोई शादी नहीं कर सकता।
रही है भाई? अरे आ गया तू, चल अच्छा किया। अब खाना खा ले, और हाँ अब जाते ही लैपटॉप में जाकर मत बैठ जाना। हेलो, नमस्कार मैम, मैं निकी बोल रही हूँ ट्रिंक फोन की तरफ से। अरे भैया काहे परेशान कर रहे हैं? कह रहे हैं ना कि हमको कुछ नहीं चाहिए, रखिए फोन। फिर फोन किए, फिर फोन किए, कह रहे हैं ना मत करिए फोन। हेलो, मैं विवेक के कॉलेज से बोल रहा हूँ, आप कौन? जी नमस्कार, हम विवेक की मम्मी बोल रहे हैं। मैडम जी आप जल्दी से कॉलेज आ जाइए, अभी तुरंत। काहे? क्या हुआ? वो हम आपको फोन पे नहीं बता सकते, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। विवेक तो ठीक है ना? हेलो सुनिए, हे भोलेनाथ, हम विवेक ठीक हो, हे भोलेनाथ। हाँ सविता, क्या हुआ? विवेक के कॉलेज से फोन आया था, बुलाए। हमको लगता है विवेक को कुछ हो गया। क्या बोल रही हो तुम? कहाँ हुआ विवेक को? हम जा रहे हैं, आप भी जल्दी आइए। हम तुरंत छुट्टी लेके पहुंच रहे हैं। हाँ जरा जल्दी कहिए जी, भैया जी जरा जल्दी चलाइए ना। को कहीं देखे? देखिए अपने आप को संभालिए। हेलो सर प्लीज सर ऐसा मत कीजिए सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर मैं कुछ करता हूँ ना। हेलो पुणे को जैसे किसी की नजर सी लग गई थी। पिछले 6 महीनों में पुणे में ये 7वीं बार सुसाइड की कोशिश की गई थी। क्या था ये? पढ़ाई का दबाव या कोई बाहरी प्रेशर? ये उम्र वैसे भी मुश्किलों भरी होती है। एक तरफ सब कुछ नया करने का जोश होता है और दूसरी तरफ अपने आप को सेटल करने की फिक्र। क्या इसी कश्मकश का शिकार हो रहे थे स्टूडेंट्स या फिर मामला कुछ और ही था? हमारे कॉलेज स्टूडेंट विवेक मिश्रा ने टेरेस से छलांग मार दी है। अभी कंडीशन कैसी है? अभी ट्रीटमेंट चल रही है। पेरेंट्स? जी
देखिए, जो कुछ भी हुआ उसका हमें बेहद अफसोस है, लेकिन हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये सब हो कैसे गया। अच्छा, याद करके बताइए, किसी बात को लेकर विवेक परेशान था क्या, या फिर उसके बिहेवियर पे कोई बदलाव? नहीं, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जब से वो नया कॉलेज में गया था तो कहता था सब बच्चा लोगों के पास महंगा फोन है, लैपटॉप है, उनको भी चाहिए। बहुत समझाया उसको, नहीं माना, जिद पकड़ लिया, ऋषि आके बैठ गया, तब उसकी माँ ने। ये लो मम्मी। ला, ये सब सामान ना जाकर बाजार में बेचा ना, ये तुम्हारी नानी दी थी, इतना दिन से संभाल के रखे थे, अब कोनो जरूरत नहीं, तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमरे लिए और कोनो चीज नहीं। जाओ, सब ले जाओ। हम ठीक है। और सुन, एक मिनट। हम ये तुम्हारी नानी का पानदान है, इमे वो मीठा सुपारी का टुकड़ा ना काट काट के भर दिया करती थी, और हम बच्चे लोग जब भी मौका मिलता था ना झट कर जाते थे। बहुत मार खाए हैं हम और तुम्हारे मामा ना ई पानदान की सुपारी के लिए। बेटा इसको भी ले जा। मम्मी, अपना इसे रहने दो। अरे काहे? अब ऐसा बात करेगा ना तो सब बर्तन का कोनो ना कोनो किस्सा बता देंगे। जाओ, जाकर ले जा बच्चों, बस तुम पढ़ लिख जा, सब काम सफल हो जाएगा। ठीक है, जा बेटा। बर्तन बेचकर उसने नया फोन लिया था, बहुत खुश था हमारा बबुआ जब उसने नया फोन लिया था। सब फूल पत्ती का फोटो खींचेगा, हमारा नहीं खींचेगा का? अरे मम्मी, आपकी फोटो खींच के क्या करूंगा? कॉलेज में कोई देखेगा तो? काहे? तुमको शर्म आता है कि हम तुम्हारी माँ हैं? अरे नहीं मम्मी, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं बोल रहा था कि जो दिल में रहता है उसकी फोटो खींचने की क्या जरूरत? अब आप इतना बोल रहे हो, मैं आपकी एक फोटो खींचूंगा। ठीक है? करो, बात नहीं करो, मैं हम तो नहीं मम्मी, एक फोटो, एक प्लीज, ऐसे वाला, ऐसे करो जैसे आप करती हो हमेशा। ये देखो, ये तो बिल्कुल हीरोइन वाला पोज है। कुछ भी पकता है। मम्मी फोन दिलाया तो खाली मम्मी का फोटो खींचोगे, हमारा नहीं? फोटो में हम भी बहुत अच्छे लगते हैं भाई, खींचो। पापा, आपकी ना फोटो मैं आपकी यूनिफॉर्म के साथ खींचूंगा, सेठ जी के बंगले पे, वो बड़ी वाली गाड़ी है ना व्हाइट वाली, उस पे खींचूंगा। एक पापा ऐसे, इस तरह से, इस तरह। ये देखो, ये वाली। अच्छा सुन बेटा, हाँ जी, तू घर जाएगा कि हमारे साथ ही चलेगा? पापा, मैं थोड़ी देर रुकता हूँ ना यहाँ पे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। फोन पे क्या कर रहा है ये देखने के लिए चुपके से उसके पीछे गए तो देखा कि वो हमारा फोटो डिलीट कर रहा है। दुख तो हुआ, उसको अपने ही माँ बाप से परेशानी हो रही थी, जाने क्या हो गया था उसको, बहुत कीमत लगाने लगा था हर चीज का, बहुत भाव में फर्क करने लगा था। पापा, मम्मी ने तो लड्डू दे दिए, आप क्या लाए हमारे बर्थडे के लिए? तुमको क्या लगता है कि तुम्हारा बर्थडे सिर्फ तुम्हारी मम्मी को याद रहता है? ये देखो। थैंक यू पापा। अरे ये तो बिल्कुल सस्ती सी घड़ी है पापा, इसकी तो कोई कीमत भी नहीं होगी। बेटा, कुछ चीज कीमत से नहीं प्यार से आकी जाती है, समझे? भावना देखो, भाव नहीं। मैडम, हम उसको हरदम डांटते समझाते रहते, पर इसमें उसका भी कौन दोष? ये जमाना ही ऐसा है, यहाँ गरीब का कौनो जगह नहीं है, अपनों के दिल में भी नहीं। कल उससे कोई बातचीत हुई थी आप लोगों की जो हर रोज से अलग हो? विवेक कॉलेज जाने से पहले कभी पूजा पाठ नहीं करता था, लेकिन कल। अरे विवेक बेटा, नाश्ता किए कि नहीं? विवेक,
रोज टीका नहीं लगाता ना, तो इसलिए नहीं लगाया। खुश रहो बेटा। मालूम होता कि ये सब करेगा तो कभी नहीं जाने देते को। मत्ती मारी गई थी हमने, जो वो को जाने दिए, नहीं जाने देना चाहिए था, नहीं जाने देना चाहिए था। कभी कभी बाहर की चकाचौंध भरी दुनिया से हम इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हमें अपने घर में अंधेरा दिखाई देने लगता है। दूसरों के करीब आने की कोशिश में हम अपनों से दूरियां बढ़ा लेते हैं। ऐसा ही कुछ बदलाव विवेक में भी आया था। उसमें आया यह बदलाव क्या एक संकेत था उसके अंदर बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट का? क्या रईसों के बच्चों के साथ अपने आप को रईस दिखाने की कोशिश में विवेक वाकई अपनी जमीन भूल गया था? या कॉलेज के माहौल के पेयर प्रेशर के सामने वो घुटने टेकने लगा था? या फिर उसकी संगत गलत लोगों के साथ हो गई थी और वो गलत राह पर निकल पड़ा था? कई सवाल सर उठाए खड़े थे, लेकिन इनका जवाब किसी के पास नहीं था। पुलिस कड़ियां जोड़ने में लगी थी। विवेक बड़ा शार्प और स्टूडियस लड़का है। हमारे कॉलेज के चंद उन स्टूडेंट्स में से है जो स्कॉलरशिप लेके पढ़ाई कर रहे हैं, और उनके फादर कोई आईटी कंपनी में सीएफओ के यहाँ ड्राइवर है, और उनके बॉस विवेक की पढ़ाई में फाइनेंशियली हेल्प भी करते हैं। विवेक टेरेस कैसे पहुंचा? इस कॉलेज का टेरेस हमेशा खुला रहता है? नॉर्मली तो टेरेस बंद ही रहता है, पर कभी कभी सफाई के लिए खोलना पड़ता है। रानी जरा टेरेस चेक करो। अच्छा एक बात बताइए, पिछले कुछ दिनों में ऐसी कोई घटना घटी थी जिसकी वजह से विवेक को बुरा लगा हो या ऐसा कुछ? नथिंग एज सच। स्टूडेंट्स थोड़ी बहुत शरारत तो कर ही लेते हैं। अब हाल ही में प्रोफेसर जोशी ने उसकी और मेहुल की कंप्लेंट मुझे की थी। कोई प्रोजेक्ट के बारे में थी वो। प्रोफेसर जोशी से मिल सकते हैं? हाँ श्योर। प्रोफेसर जोशी को कैबिन में भेजो। सर विवेक कुछ टाइम से अपसेट था, पर किस कारण से अपसेट था ये पता नहीं। शायद उसका भी कुछ चोरी हो गया था। मतलब? वो सर आजकल कॉलेज में काफी चोरियां हो रही है, बट कौन कर रहा है पता नहीं चल रहा। विवेक के फ्रेंड्स की भी बाइक चोरी हुई है। विवेक ने अपने एक सीनियर स्टूडेंट मेहुल का असाइनमेंट बनाया था, जिसकी वजह से मैंने उसे बहुत डांटा था। फिर दोनों ने मुझसे माफी भी मांगी थी। और हाँ, विवेक ने तो प्रॉमिस किया था कि आगे से वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मैडम छत से एक टूटा हुआ फोन मिला है। फौरन लैब भिजवाओ इसको। ओ मैडम। उस दिन के बाद विवेक के बिहेवियर में कोई खास बदलाव नजर आया था आपको? नहीं, आजकल के स्टूडेंट्स कहाँ केयर करते हैं अपनी किसी चीज की, अपनी लाइफ की भी नहीं। एग्जाम्पल आपके सामने है, हर चीज लाइटली लेते हैं। थैंक यू प्रोफेसर। जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चलेगा, मेरा एक कांस्टेबल यहाँ मौजूद रहेगा 24 घंटे। यहाँ की हर एक्टिविटी पर वो नजर रखेगा। मैम, क्या आपको लगता है कि विवेक का केस अटेम्प्टेड सुसाइड का है? ये भी हो सकता है कि उसे टेरेस पे से किसी ने धक्का दे दिया। इस प्रोबेबिलिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन मर्डर अटेम्प्ट करने वाला लड़का अगर चालाक होता तो ऐसी जगह नहीं चुनता, और लड़का अगर नौसिखिया था तो कोई ना कोई एविडेंस जरूर छोड़ता। किसी ना किसी ने उसे जरूर देखा होता। राइट मैम। मैम, अगर एक्चुअली अटेम्प्टेड सुसाइड है तो कॉलेज की फीस भी एक वजह हो सकती है। एडमिन स्टाफ ने बताया कि उसने पिछले 2 सेमेस्टर की फी नहीं भरी। हाँ हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली इस केस में मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। एक काम करो, कल कुछ देर के लिए विवेक के पेरेंट्स को हॉस्पिटल से घर बुला लो। एक बार फिर से उनसे पूछताछ भी कर लेंगे और विवेक के कमरे की अच्छे से तलाशी भी ले लेंगे। राइट मैम। बच्चे कैसे? देखिए, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। सर में बहुत चोट आई है और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम वो कोई नजर देख सकते? जी नहीं, अभी नहीं।
चौहान, तुम विवेक के बारे में पड़ोसियों से पूछताछ कर लो। चलो। आई एम रियली वेरी सॉरी, आप लोग को हॉस्पिटल से आना पड़ा, लेकिन विवेक का कमरा चेक करना बहुत जरूरी था हमारे लिए। शायद कोई क्लू मिल जाए। कमरा किस तरफ है? बगल वाला। चेक करो। हम लोग कॉलेज भी गए थे, प्रिंसिपल ने बताया कि विवेक ने पिछले 2 सेमेस्टर की फीस नहीं भरी। क्या ये वजह हो सकती है कि विवेक ने सुसाइड करने की कोशिश की? ऐसा हो ही नहीं सकता है मैडम। हमने दूसरे नहीं बल्कि तीसरे सेमेस्टर का पैसा भी विवेक के हाथ में दे दिया था। हाँ पापा। ये लो पैसा। और सुनो बेटा, पैसा थोड़ा संभाल के खर्चा करो। जब से बड़का कॉलेज में गए हो बहुत खर्च कर रहे हैं। पापा, इतने बड़े कॉलेज में गया हो तो पैसे तो खर्च। देखना पापा, एक दिन अब पढ़ लिख के ना इससे भी बड़ा बंगला बनाऊंगा आपके लिए। हमको पता है, हमारा विवेक पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन कॉलेज का कहना है उनको फीस मिले ही नहीं। हो सकता है कहीं और खर्च कर दिया होगा। सब कुछ तो लाके देते थे, उसको कहाँ खर्च करेगा? कहीं दोस्त वोस्त के साथ भी तो खर्चा हो सकता है। दोस्त थे कि भी नहीं, हमका कहाँ मालूम। लेकिन जब से वो नया लैपटॉप लेकर आया था ना, तब से सारा टाइम वो में लगा रहता था। कमरा बंद करके जाने कहाँ करता था। पुराने दोस्तों से बातचीत नहीं करता था, और अगर कोनो से बात करता भी था तो अपना कमरा से फोन से ही बात करता था। बस एक ही बार सुने थे हमको किसी से बतियाते हुए। क्या बात कर रहा है यार? पागल हो गया है क्या? इतनी मेहनत की और मिला क्या? नहीं, ज्यादा दाम लगा। किससे बात कर रहा था? हमको नहीं मालूम। क्या क्या मिला? साहब, मैं बोलूँ तो अच्छा विवेक ना बहुत अच्छा लड़का है, और मेरा स्कूटर के पीछे से बिल्कुल दीवाना है वो। यही लड़कपन में उसने मेरा स्कूटर भी एक दिन घुमा दिया। अरे वो अरे काजल, अरे रोजा क्या करे तू? हाँ वो अरे क्या हुआ, कुछ बोलेगा? वो मैं स्कूटर लगा के सब्जी लेने गया था, वापिस आया तो स्कूटर। क्या हुआ? हाँ, स्कूटर चोरी गया क्या? हाँ, मैंने बहुत ढूंढा काका, कहीं नहीं मिला। चला पुलिस आ जाओगे। चला पुलिस आ जाओगे। चला। हम पुलिस स्टेशन भी गए थे, लेकिन वहाँ पर पुलिस वाले लोग विवेक से ऐसा आला वाकला पूछने लगा कि मेरे को बहुत खराब लगा था। बोला कि नहीं, रिपोर्ट नहीं करने का, हम बिना रिपोर्ट करके वापस चले जाए। ठीक है, विवेक के बारे में अगर आपको और कोई बात याद आए तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जरूर सर। मैम, काका की स्कूटर और विवेक के करीबी दोस्तों के बाइक का चोरी होना, वो भी 1-2 हफ्ते के अंदर, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। यू आर राइट। जहां भी स्कूटर और बाइक चोरी हो रहे थे, विवेक वहां पे मौजूद था। हो सकता है इन चोरियों में वो शामिल हो। विवेक का लैपटॉप साइबर सेल भेजा? यस मैम। विवेक को होश आ गया है, लेकिन देखिए खतरा अभी टला नहीं है। डॉक्टर साहब, एक बार उसको मिल सकते हैं? जी, लेकिन आप उसे ज्यादा परेशान मत कीजिएगा। मुझे माफ कर दो। आपका बेटा बुरा हो गया। मैं आपके सारे सपने तोड़ दिए। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा।
एसएसपी कॉलेज में फिर से 2 बाइक्स की चोरी हुई है। व्हाट? कांस्टेबल कदम क्या कर रहा था? कदम को प्रिंसिपल ने बुलाया था केस की अपडेट के लिए। चौहान, इन चोरियों का जल्द से जल्द पता लगाओ, शायद इससे हमें कोई ठोस क्लू मिल जाए। फास्ट। यस मैम। मैम, उस रात विवेक जिस नंबर से बात कर रहा था उस नंबर को हमने ट्रेस कर लिया है। नंबर किसी राजू के नाम पे। वंडरफुल, उठा लो उसको। मैम। राजू कौन है? राजू? हाँ साहब। विवेक को जानते हो? विवेक मिश्रा। जानता हूँ साहब, लेकिन हुआ क्या है? कैसे जानते हो? वो साहब, उसने मुझे एक स्कूटर बेचा था। हाँ पूरब, ठीक है हम आते हैं। हाँ पूरब, बोलो। मैम, पिछले 3-4 हफ्तों से विवेक हाइक बहुत यूज कर रहा था। इनफैक्ट उसने सुसाइड अटेम्प्ट से पहले भी हाइक पे लॉगिन किया हुआ था और कोई वीडियो लिंक बार बार देख रहा था, पर अब वो लिंक डीएक्टिवेटेड आ रहा है। इसका मतलब विवेक दोस्तों के साथ नहीं, अपना ज्यादा वक्त इंटरनेट पे बिता रहा था। एग्जैक्टली। और इंटरनेट के जरिए वो लगातार किसी के टच में था। यस। पूरब, उस डीएक्टिवेटेड लिंक के बारे में पता करो, हमें जानना है वो किसका था। श्योर मैम, आई विल ट्राई माय बेस्ट। चौहान, कॉलेज के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं उनके फुटेज मुझे चाहिए। यस मैम। ये किस मुसीबत में फंस गए हम लोग? ओह गॉड, प्लीज हेल्प मी। अरे मेहुल, तू नहीं चल रहा? कहाँ? अरे चंदन की जो बाइक चोरी हुई है ना, उसके रिलेटेड वीडियो दिखा रहे हैं, पुलिस आई हुई है। चल आ जाइयो। बॉस बॉस बॉस, क्या आप लोग इस बाइकर को पहचानते हैं? क्योंकि ये वही बाइकर है जो आप लोगों के कॉलेज से आपका सामान और बाइक्स चोरी कर रहा है। हो सकता है आप ही के कॉलेज का कोई स्टूडेंट हो, आपका कोई फ्रेंड हो। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा जूम करो। कोई पहचानता है इसे? ओके, लैपटॉप ले लो। थैंक यू। नितिन, तो 3000 रुपये दे दे, बहुत अर्जेंट काम है, मैं पक्का लौटा दूंगा जल्दी। जो पैसे पहले लिए हैं वो तो पहले वापस कर, फिर बाद में दूसरे लेना। विक्रम यार, 3-4 हजार रुपये दे दे, बहुत अर्जेंट है, मैं पक्का लौटा दूंगा तुझे। एक काम कर, कटोरा लेके कॉलेज के बाहर जाकर बैठ जा। अपने डैड से पैसे मांगने यार, हमसे क्या मांगता रहता है? यार डैड पैसे नहीं देंगे, समझना बात को। और डैड अगर पैसे नहीं दे सकते तो हम क्यों दे? प्लीज यार भाई, तू जाना यार यहाँ से। मेहुल, मेहुल दरवाजा खोलो। क्या हुआ? मेहुल दरवाजा खोलो। पीछे ना हटो। मेहुल, क्या हुआ? देखिए हमारा एक स्टूडेंट मेहुल अंदर है, मुझे लग रहा है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। दरवाजा तोड़ते हैं इसको। चल। मेहुल, मेहुल। सॉरी, हम लोग उसे बचा नहीं पाए। देखना पापा, एक दिन पढ़ लिख के ना इससे भी बड़ा बंगला बनाऊंगा आपके लिए।
विवेक उठना बेटा, देखो ना हमारा लौटी रहे। विवेक जब जवानी आती है तो जिंदगी तेज रफ्तार पकड़ने लगती है। सबसे आगे निकलने और सब कुछ हासिल करने की कश्मकश में ये नौजवान ब्रेक लगाना भूल जाते हैं और हादसों का शिकार बन बैठते हैं। क्यों विवेक ने इतनी छोटी सी उम्र में जान देने का फैसला किया, और अब उसी तरह मेहुल ने भी इतना बड़ा फैसला इतने कम समय में ले लिया था। क्या उनकी मौत ही उनकी समस्या का आखिरी समाधान था? आखिर किन हालात से गुजर रही थी उनकी जिंदगी? विवेक और मेहुल के ऐसे फैसले ना सिर्फ उन्हें अपनों से दूर कर रहे थे, बल्कि उनके साथ वो राज भी दफन हो रहे थे जो उनके जाने के बाद किसी और की मौत के कारण बन सकते थे। जब देखो तब मेहुल हमेशा पैसे मांगते रहता था। शायद वो 2 नंबर का कुछ काम करता था, बेटिंग एंड ऑल। तुमको कैसे पता? मैम, एक दिन की बात है। नितिन, हाँ सुनना यार, तेरा नेट चालू है? हाँ चालू है। मैं 10 मिनट के लिए यूज करूँ क्या प्लीज? सिर्फ 10 मिनट के लिए, ठीक है? हाँ, फिकर नॉट यार। ये ले, चल ले। थैंक्स। आता हूँ 10 मिनट में। हाँ। हाँ, मैं असाइनमेंट बना रहा था। वो मेहुल ने लिया ना मेरा लैपटॉप। कुछ आइडिया है तुमको उस दिन वो क्या देख रहा था लैपटॉप में? नहीं मैम, मैं लैपटॉप से बहुत दूर था, तो मुझे नहीं पता वो क्या देख रहा था। हमको तुम्हारा लैपटॉप चाहिए। या श्योर मैम। मैम, हमने नितिन का लैपटॉप चेक किया है। पता है कि मेहुल बार बार एक वीडियो लिंक डालकर कुछ देखने की कोशिश कर रहा था, और अभी लिंक ऑफलाइन आ रहा है, ठीक विवेक की तरह। मैम, सीसीटीवी फुटेज से एक अजीब चीज सामने आई है। पॉज पॉज पॉज। ये इनोवा कंटिन्यूअसली बाइक के पीछे चल रही है। राइट मैम, हमने भी इसे नोटिस किया। या तो इनोवा बाइक को फॉलो कर रही है, बाइक इनोवा। मैंने आरटीओ से इस गाड़ी की इन्फॉर्मेशन निकाली। इस पे जो नंबर प्लेट लगा हुआ है वो फेक है। एक मिनट जूम इन करो। इस गाड़ी पर तो किसी होटल का स्टिकर लगा हुआ है, होटल आर इंटरनेशनल। थैंक यू। यस मैम, इसी होटल की है, हमारे क्लाइंट को बुक की गई है। कौन से क्लाइंट के हैं? एक रशियन टूरिस्ट है, रोजलिन सरकोवा। इसी होटल में रुकी हुई है, रूम नंबर 403 में। 4 डेज की बुकिंग है। अभी है अपने कमरे में? अभी तो नहीं है, बट यूजुअली शाम तक वापस आ जाती है। चौहान, तुम यही रुको। किसी भी कीमत पर वो रशियन लड़की हमारे हाथ से नहीं निकलनी चाहिए, और इस बात की खबर उस लड़की को नहीं होनी चाहिए। यस मैम। मेहुल, हमें तुमसे बात करनी है। देखो, तुम्हारे एक दोस्त ने जान दे दी और तुम भी मरते मरते बचे। हमें बताओ बात क्या है? मुझे फेसबुक पे एक फॉरेनर लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली, और कुछ टाइम में हम काफ़ी क्लोज हो गए। फिर एक दिन मुझे किसी का फोन आया। क्या बे,
3 लाख रुपए नहीं दिया ना बेटा तो तेरी मजा की सजा बना डालूंगा। ये जो तेरा वीडियो है ना उसको पूरे वर्ल्ड में घुमा डालूंगा मैं। नहीं समझ में आ रहा है ना तो लिंक खोल के देख डाल। सर मैं इतने सारे पैसे कहां से लेके आऊंगा और वो भी इतना जल्दी? कपड़े खोलने में तो बहुत जल्दी थी भाई। चल एक काम करते हैं, कल 2 हफ्ते का टाइम देता हूँ मैं तेरे को, लेकिन अपनी भी एक शर्त है भाई। वो क्या? तेरे जैसा एक बकरा लेके देना पड़ेगा, बोले तो समझ गया ना? हर सौदे की एक कीमत होती है, लेकिन ये एक ऐसा सौदा था जो चोरी छुपे किया जा रहा था, जिसमें कीमत और मजबूरी दोनों ही ज्यादा दिखाई दे रही थी। जाल में वो फंसता था जो या तो बहुत कमजोर होता था या फिर बहुत शातिर। आखिर किस चीज की कीमत वसूली जा रही थी और कौन था यह इंसान जो स्टूडेंट्स को अपना निशाना बना रहा था और कर रहा था एक ऐसा सौदा जिसके लिए स्टूडेंट्स मुंह मांगी कीमत चुका रहे थे। सही है ना? तुझे चाहिए क्या? इधर आ। हाय, hey, what's up? Fine. How are you? Yeah, all good. Actually, my friends want to talk to you. Okay. Of course. Hi, Hi. my name is Vivek. What's yours? My name is Rosalie. Yeah, I'm in college. मतलब जो लोग पैसों के लिए तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे थे वो लोग विवेक को भी ब्लैकमेल करने लगे। मैम, कुछ कहना है? मैम, वो जो 22 की चोरियां हुई थी कॉलेज में, वो भी मैंने और विवेक ने ही की थी, उनको पैसे देने के लिए। I'm sorry मम्मी। रोसलिन, Yes. Who are you? पुणे पुलिस। पकड़ो से इसे। हमें क्यों मार रहे हो? हम सवाल नहीं जवाब सुनते, समझा? क्या कुछ नहीं किया। I'll call you back. गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग पूरब। मैम, रोजलिन के लैपटॉप से कुछ हाइप रिकॉर्डिंग्स मिली हैं। इंडिया के कई एजुकेशनल सिटीज में इसका नेटवर्क है। हमारी नई पीढ़ी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। मैम, रोजलिन से इन्फॉर्मेशन मिली है। प्रमोद पांडा नाम का आदमी है जो इस सारे खेल का मास्टरमाइंड है और विदेशी लड़कियों से काम करवाता है। उस दिन जो आदमी रोजलिन के साथ पकड़ा गया वो भी प्रमोद पांडा का ही आदमी था जो इन लड़कियों के साथ रहता था। उसने प्रमोद पांडा की लोकेशन डिस्क्लोज कर दी। अरेस्ट हिम। हाँ ठीक है, एक काम करना, वो फॉरेनर लड़की को बुला ले, तू काम आ जाएगी अपने को। चल मैं फोन करता हूँ तेरे को। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। पुलिस क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ ले जा रहे हो मेरे को? चक्कर जिंदगी संभाल।
मैं बताता हूँ मैडम। हाँ, बोल बोल। मैडम वो क्या है, वो बड़ी बड़ी कॉलेजेस में जो अमीर लड़के आते हैं ना, उनकी लिस्ट है अपन लोगों के पास। वो फ्रेंड बुक पे वो जो फोटो डालते हैं ना, उससे हमको मालूम पड़ जाता है कि पार्टी माल वाली है। फिर हम फिरंगी लड़कियों से उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भिजवाते हैं और फिर वो लड़के फौरन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। लड़कियां उनसे बातचीत करके उनको बाटली में उतार डालती है, फिर गंदी गंदी बातें करके वो कपड़े उतारना शुरू कर देती है और लड़के भी अपने कपड़े खोलना शुरू कर देते हैं। वो इस टाइम पे हम लोग उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाद में हम इनको ब्लैकमेल करते हैं। मैडम ये लोग तो हमारे लिए पैसों का झाड़ है, जब भी जरूरत पड़ती है तब झाड़ हिलाते तो पैसे मिल जाते। वो क्या है कि ज़्यादातर लड़के पैसे ढीला कर देते हैं, मगर कुछ लड़के नहीं भी दे पाते। सर प्लीज मुझे माफ कर दो सर। सर मैं और पैसे नहीं ला सकता हूँ सर। सर मैंने अपनी सेमेस्टर की फीस भी आपको दे दी थी। चले शाने, ज्यादा नाटक मत कर। बहुत बड़े बंगलों में रहता है, तुम मालूम है मेरे को। बंगला मेरा नहीं है सर, मैं सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए वहाँ गया। तो जैसे ही तूने वो फोटो खींची ना, वैसे ही तेरा फोटो मैं वेबसाइट पे डाल दूंगा। डालू क्या बोल? सर मुझे माफ कर दो सर, प्लीज मुझे माफ कर दो सर। कमाल का जुगाड़ कर, जल्दी चल निकल। प्लीज मुझे माफ कर दो। ब्लैकमेल के चक्कर में ना बच्चे ने सुसाइड कर लिया, जानता है? ये रोजलिन जैसे लड़कियों को कैसे फंसाता रे तू? मैडम वो बहुत गरीब लड़कियां हैं मैडम, उनके खाने के वांदे हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसा काम कर रही है। कहाँ से चलता है तेरा ये नेटवर्क? आप लोग कहीं जा रहे हैं? जिसका भविष्य के लिए यहाँ आए थे, जब वही नहीं रहा तो हम लोग यहाँ रहकर क्या करें? हम वापस जा रहे हैं अपने गांव। अपना घर बेच के हमको ये पैसा मिला है। आप ये पैसा उन लड़का लोग को दे दीजिएगा जिसका भाई को लिया था या चोरी किया था, लेकिन मरने के बाद उस पर कोनो इल्जाम न रहे, उसका आत्मा को शांति मिल जाएगा। देखिए आपका बेटा बुरा नहीं था, बस गलत संगत का शिकार हो गया और उनमें ऐसा खोया कि दोबारा अपने आप को ढूंढ ही नहीं पाए। कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी कि अति हर चीज की बुरी होती है। इंटरनेट के बहुत फायदे हैं लेकिन नुकसान भी है। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं। किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत होइए जो आपको शर्मिंदा करे। आप जो हैं जैसे हैं उस पर गर्व कीजिए, क्योंकि जो आप में है वो किसी और में नहीं। लेकिन दूसरों के जैसा बनने की कोशिश में हम अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। विवेक ने भी अपनी हकीकत छुपाने की कोशिश की थी और दिखावे की झूठी दुनिया में कदम रखा था, और ये कदम उसे मौत की दहलीज तक ले गया। प्रमोद पांडा जैसे लोगों के लिए इन बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं। ये तो कोई अरुण और सविता से पूछे कि उन्होंने क्या खोया है। युवाओं से ये विशेष विनती है कि ऐसी बुराइयों से दूर रहें और अपना ध्यान केवल अपनी पढ़ाई और अपने उज्जवल भविष्य पर रखें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।